नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज के इस नए शो डी कोड में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको यह दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स का एक नया इंजन कैसे बन गया है। वर्ष 2013 तक भारत एक निष्क्रिय सदस्य की तरह ब्रिक्स का हिस्सा हुआ करता था और उस जमाने में कई देश ये मांग करते थे कि भारत को ब्रिक्स से हटा देना चाहिए और भारत की जगह इंडोनेशिया को ब्रिक्स का सदस्य बनाना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 10 साल में भारत ने इस कहानी को बदल दिया है। आज दुनिया के हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम एक ऐसे सदस्य की तरह जाते हैं जो सिर्फ हिस्सा नहीं लेता बल्कि एजेंडा सेट करता है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो जाते हैं तो क्या शिवसेना के पुराने दिन लौट आएंगे। हिंदी में कहावत है कि 1 और 1 11, लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर 11 नहीं बल्कि 11.5 बनते हैं। और आखिर में आपको भारतीय टेस्ट टीम में शानदार प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज आकाशदीप की कहानी सुनाएंगे। 28 साल के आकाशदीप एक बहुत ही साधारण से परिवार में जन्म लेने के बाद बड़ी मुश्किलों से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन को कैंसर से पीड़ित अपनी बड़ी बहन को समर्पित किया है और आज उनकी ये कहानी देश के हर युवा को जरूर देखनी चाहिए। आज से 13 वर्ष पहले वर्ष 2012 में भारत को ब्रिक्स देशों में सबसे कमजोर कड़ी बताया जाता था, लेकिन आज वही भारत ब्रिक्स सहित दुनिया के दूसरे बड़े बड़े महत्वपूर्ण संगठनों का एजेंडा और दिशा तय कर रहा है। आज सबसे पहले हम दुनिया के सबसे ताकतवर संगठनों में से एक ब्रिक्स में भारत के इस बदलते समय को डिकोड करेंगे। आपको बताएंगे कि भारत कैसे पहले एक निष्क्रिय सा सदस्य होता था, लेकिन आज भारत यहां पर एजेंडा सेट कर रहा है। ब्राजील में रविवार यानी 6 जुलाई को 17वां ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट का एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की गई है। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बड़ी बातें बताई हैं, 4 बड़ी बातें कही हैं जो आपको भी पता होनी चाहिए। पहली बात, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत की आत्मा, पहचान और गरिमा पर किया गया हमला है जो पूरे मानवता के खिलाफ है। दूसरा, पूरी दुनिया को सैद्धांतिक रूप से आतंकवाद की एक साथ मिलकर निंदा करनी चाहिए। आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद के पीड़ित और समर्थकों को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता। तीसरी बात, संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ढांचे में मूलभूत सुधार की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है और भारत जैसे देशों को अब संयुक्त राष्ट्र में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये फैसले आज के हिसाब से होने चाहिए और कई दशकों पहले जो फैसले हो चुके हैं अब उन्हें बदलने का समय आ चुका है। जो व्यवस्थाएं दशकों पहले बना दी गई थी अब उन्हें बदलने का समय आ गया है। और चौथा, भारत पूरी दुनिया में ग्लोबल साउथ के लिए अब लड़ रहा है, यानी प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सारे विकासशील देशों के लिए अब पैरवी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि भारत इन सारे विकासशील देशों के साथ खड़ा है। आज इनका प्रतिनिधित्व उतना होना चाहिए जितने के ये योग्य है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने की भारत की मांग का समर्थन किया गया है और इस समय भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का एक बहुत बड़ा दावेदार है और ब्रिक्स देशों का यह समर्थन भारत के पक्ष और दावेदारी को और मजबूती देता है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से ब्रिक्स में भारत की स्थिति में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं और आज हम आपको यही बदलाव दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2014 से लेकर अब तक के सभी ब्रिक्स सम्मेलनों में शामिल हुए हैं और इससे यह पता चलता है कि भारत ब्रिक्स और दुनिया में बहुध्रुवीय व्यवस्था को कितना महत्व देता है। जबकि यूपीए सरकार के दौरान भारत को ब्रिक्स में सबसे कमजोर कड़ी बताया जाता था, तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अक्सर यह सवाल उठाता था कि अर्थव्यवस्था की कमजोर बुनियाद के साथ क्या भारत को ब्रिक्स का हिस्सा बने रहना चाहिए। आज जिस तरह से भारत को ब्रिक्स के मंच पर एक मजबूत समर्थन मिल रहा है,
वर्ष 2012 में हालात इसके बिल्कुल अलग थे, इसके बिल्कुल खिलाफ थे। तब भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता था कि ब्रिक्स के 5 ताकतवर देशों में सबसे कमजोर कड़ी भारत है। उस समय ब्रिक्स संगठन में भारत के बदले इंडोनेशिया को शामिल करने की बातें हो रही थी। तब इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहा करते थे कि एफडीआई और नीतियों में बदलाव को लेकर भारत का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा निराशाजनक है। इसके लिए ब्रिक्स में भारत के स्थान पर इंडोनेशिया को रखना चाहिए। सोचिए, भारत के मुकाबले इंडोनेशिया एक छोटा सा देश है, लेकिन खराब आर्थिक नीतियों के कारण दोनों की एक साथ तुलना की जाती थी और इंडोनेशिया को भारत के मुकाबले बेहतर माना गया था। वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% रहने की संभावना है, जबकि इंडोनेशिया की जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 4.7% की रफ्तार से बढ़ने की संभावना है। पिछले साल वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 332 लाख करोड़ रुपए की थी और इंडोनेशिया की थी सिर्फ 118 लाख करोड़ रुपए की। और इंडोनेशिया के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 3 गुना ज्यादा था, लेकिन तब भी भारत की तुलना इंडोनेशिया के साथ की जा रही थी और लोग तब इंडोनेशिया को भारत से बेहतर मान रहे थे। यह मैं आपको बात बता रहा हूं वर्ष 2013 तक की। और तब यह दुनिया मान चुकी थी कि भारत के अच्छे दिन अब कभी वापस नहीं आएंगे। उस समय भारत इन्वेस्टमेंट ग्रेड में अपनी सबसे खराब रेटिंग के बहुत करीब पहुंच गया था और इस रेटिंग के आधार पर ही दुनिया के देश या वित्तीय संस्थाएं किसी देश में निवेश करने का फैसला करती हैं और उस समय भारत की रेटिंग बहुत खराब थी। उन दिनों भारत में यूपीए की सरकार के दौरान एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल होता था जिसे कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस, और इसका मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जब कोई सरकार अपने इरादों में कमियों की वजह से महत्वपूर्ण कानून और सुधार लागू नहीं कर पाती, महत्वपूर्ण बड़े बड़े फैसले नहीं ले पाती। वर्ष 2013 में सभी ब्रिक्स देशों में चीन 9.3% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट यानी औद्योगिक विकास दर के साथ पहले नंबर पर था। भारत सिर्फ 2% ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट में आखिरी पायदान पर था। उस समय ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया जैसे देश भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। यह ग्राफ आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है, आप इसे ध्यान से देखिए। भारत में महंगाई भी ब्रिक्स के सदस्य देशों में सबसे ज्यादा थी। वर्ष 2013 में चीन में महंगाई की दर करीब 2.1% थी, जबकि भारत में महंगाई की दर उस समय 9.3% से भी ज्यादा थी और यह सबसे ज्यादा थी। तब रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में भी भारत के मुकाबले महंगाई कम थी। वर्ष 2014 की शुरुआत में दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की पहचान की गई थी और भारत उनमें से एक था। बहुत पुरानी बात आपको नहीं बता रहा हूं, आज से सिर्फ लगभग 11-12 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूं। और इनमें जो बाकी के जो 4 देश थे वो थे तुर्की, इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। तब यह कहा गया कि ये देश अपने विकास के लिए विदेशी निवेश पर बहुत अधिक निर्भर थे और हमारी तुलना किन देशों से हो रही थी आप देख लीजिए। तब भारत के लिए यह बताया गया कि औद्योगिक विकास दर और महंगाई को लेकर भारत का प्रदर्शन ब्रिक्स देशों में सबसे खराब था। हालांकि वर्ष 2018 तक भारत के खिलाफ छपने वाली ये तमाम हेडलाइंस बदलने लगी और तब भारत को ब्रिक्स देशों में एक उभरता सूरज लोग मानने लगे। सूर्य की तरह भारत उभरने लगा। उस समय भारत दुनिया भर की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। सोचिए, जिस भारत को वर्ष 2012 में ब्रिक्स की सबसे कमजोर कड़ी बताया गया, वही भारत 2018 आते आते ब्रिक्स के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण इंजन बन चुका था। पिछले कुछ वर्षों से भारत ब्रिक्स देशों में सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ रेट वाला देश है। पिछले साल वर्ष 2024 और 25 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की रफ्तार से बढ़ी और ये चीन, रशिया और साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा है। और अब आईएमएफ, मॉर्गन स्टैनले और एचएसबीसी जैसी वित्तीय संस्थाएं वर्ष 2014 के बाद भारत में आए नए संरचनात्मक सुधार और निर्णायक नेतृत्व के बड़े आर्थिक बदलावों की तारीफ कर रही है। अब आईएमएफ ये कह रहा है कि दुनिया में चल रही आर्थिक मंदी के खिलाफ भारत एक संजीवनी की तरह है। मॉर्गन स्टैनले ने
पिछले महीने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत को दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली मुख्य और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया गया। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2024 में एक बयान दिया जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को बाकी के ब्रिक्स देशों के लिए एक उदाहरण बताया। और रशिया खुद भी एक सुपर पावर है, लेकिन वो भी भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहा है। और वर्ष 2013 में भारत की क्रेडिट रेटिंग के कम होने का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था, लेकिन आजकल भारत की रेटिंग लगातार बढ़ रही है और दुनिया भर में भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ हो रही है। क्रेडिट रेटिंग से यह पता चलता है कि किसी देश में कर्ज लौटाने की कितनी क्षमता है और इसी के आधार पर विदेशी निवेशक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत और भरोसेमंद होने का फैसला करते हैं। भारत के लिए खास बात कही जाती है कि एक समय था जब ब्रिक्स में भारत पर सबसे ज्यादा संदेह किया जाता था, भारत को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते थे, और अब भारत को ब्रिक्स में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़ी ताकत के रूप में स्वीकार किया जाता है। वर्ष 2014 के बाद से भारत ब्रिक्स का सिर्फ एक सदस्य देश नहीं, बल्कि एजेंडा सेट करने वाला और एक प्रोएक्टिव देश बन गया है। भारत ने ब्रिक्स में काउंटर टेररिज्म को लेकर लगातार काम किया। वर्ष 2021 में जब 13वां ब्रिक्स समिट भारत में हुआ था, भारत की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें पहली बार कई नए कदम उठाए गए थे, तब ब्रिक्स के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र को और ज्यादा लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का संकल्प लिया था। पहले भारत को ब्रिक्स में अक्सर साइडलाइन कर दिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में उठाए गए इन कदमों की वजह से भारत अब ब्रिक्स के एजेंडे का केंद्र बन गया है। भारत ने ब्रिक्स में अंतरिक्ष में सहयोग, भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम और ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाया है। पहले ये मुद्दे ब्रिक्स के एजेंडे में थे ही नहीं, और ये बदलाव प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और उनकी सक्रिय कूटनीति की वजह से संभव हुआ है। ब्राजील में हुए ब्रिक्स समिट में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बार शामिल नहीं हुए। राष्ट्रपति पुतिन इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे, हालांकि रशिया की तरफ से उनके विदेश मंत्री भी ब्राजील में थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बदले इस बार चीन के प्रधानमंत्री ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति भी इस बार ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल नहीं हुए और उनके विदेश मंत्री यहां पर आए। हालांकि चीन और रशिया के नेताओं की मौजूदगी नहीं होने के बावजूद ब्राजील में हुए समिट को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि यह पहला मौका है जब ब्रिक्स के विस्तार के बाद बने 11 सदस्य देशों को एक साथ लाया गया है। तो ब्रिक्स के बारे में, या जो ब्रिक्स की राजनीति होती है, हमारे देश में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि ब्रिक्स में क्या होता है। ब्रिक्स में हम जब शामिल होने के लिए जाते हैं तो भारत की क्या भूमिका होती है, और ऐसे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कैसे धीरे धीरे भारत की जो भूमिका है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसका विस्तार हो रहा है, भारत की भूमिका और ज़्यादा सक्रिय हो रही है। ये अगर आप देखेंगे पिछले 10-11 वर्षों में तो आपको ये बात समझ में आएगी। और आज हमने आंकड़ों के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की है कि भारत अब एक ऐसी ताकत बन गया है जो हर मंच पर, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे G20 हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, हर मंच पर भारत एक सक्रिय सदस्य की तरह नजर आता है। और भारत अब सिर्फ शामिल होने वाला देश नहीं रहा, बल्कि भारत अपना एजेंडा सेट करने वाला देश है, जो न सिर्फ अपनी बात भी कह रहा है, बल्कि दुनिया में ऐसे तमाम देश जिनकी आवाज उठाने वाला अब तक कोई था नहीं, अब भारत उन देशों की भी आवाज उठा रहा है। और आपने देखा होगा हाल ही में प्रधानमंत्री जिन देशों की यात्राओं पर गए हैं, कहने को तो ये छोटे देश हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन छोटे देशों की आवाज
दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर सुनी नहीं जाती। और अब भारत इन छोटे देशों की न सिर्फ मदद कर रहा है, इनकी बात सुन रहा है। भारत के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, उनके नेताओं से मिल रहे हैं, राष्ट्र अध्यक्षों से मिल रहे हैं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर उनकी बात को पहुंचा भी रहे हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि भारत अब ग्लोबल साउथ का एक वैश्विक नेता बनकर पूरी दुनिया के सामने उभर रहा है। और ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको अपने देश पर गर्व होगा। अब अपने देश में आपको लेकर आते हैं और राजनीति की बात करते हैं। राजनीति एक प्रयोगशाला की तरह होती है और इस प्रयोगशाला में राजनीतिक पार्टियां और बड़े बड़े नेता कई बार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। जब फेल हो जाते हैं तो फॉर्मूले को बार बार बदलते हैं और सोचते हैं कि किसी नए फॉर्मूले के साथ अगर हम जाएंगे तो शायद हमें सफलता मिलेगी। इसलिए राजनीति की प्रयोगशाला में अब एक नया फॉर्मूला आया है और वो फॉर्मूला आया है महाराष्ट्र की प्रयोगशाला से। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में किस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने दोनों ठाकरे भाइयों को यह सुझाव दिया था पिछले हफ्ते कि अगर दोनों भाइयों को अपना राजनीतिक भविष्य बचाए रखना है महाराष्ट्र में, तो दोनों को अब आपस में एक साथ मिल जाना चाहिए, अपनी पार्टियों का या तो विलय कर देना चाहिए और या फिर गठबंधन कर लेना चाहिए, यानी हाथ मिला लेना चाहिए। शनिवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल के बाद पहली बार एक साथ एक मंच पर नजर आए और उस दिन से ही ये तस्वीर पूरे देश में ट्रेंड कर रही है और लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये दोनों भाई अब एक साथ दोबारा मिलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे 64 वर्ष के हैं, 64 ईयर्स, और राज ठाकरे की उम्र है 57 साल। उद्धव ठाकरे बड़े भाई हैं, राज ठाकरे छोटे भाई हैं। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के सगे भाई नहीं हैं, उनके चचेरे भाई हैं। राज ठाकरे बाल ठाकरे के छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे के पुत्र हैं और शुरुआत में राज ठाकरे को ही बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन जब वो नहीं बन पाए तो उन्होंने ये पार्टी छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बना ली। अब दोनों भाई मिलकर हिंदी के विरोध में मराठी अस्मिता का कार्ड खेल रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार ने हिंदी भाषा को लागू करने का जो फैसला लिया था स्कूलों में, उसे उन्होंने वापस ले लिया है। दोनों भाई इस फैसले को मराठी अस्मिता की और अपनी जीत बता रहे हैं और इस विजय रैली के जरिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने यही संदेश देने की कोशिश की है कि अब दोनों एक हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव में दोनों भाई एक साथ मिलकर शायद चुनाव लड़ सकते हैं। और अब सबके मन में यह सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों मिलकर महाराष्ट्र में कोई नया राजनीतिक इतिहास रच सकते हैं। आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि अगर ये पुराना फॉर्मूला दोबारा से लौट आए तो ये कितना असरदार होगा। क्या दो भाई अगर ये मिल जाते हैं तो ये 1 और 1 11 साबित हो सकते हैं। हिंदी में एक कहावत है 1 और 1 11। तो क्या ये 1 और 1 मिलकर 11 बन जाएंगे? अगर हम सिर्फ वोट शेयर की बात करें, वोट शेयर को कैलकुलेट करें, तो ये दो भाई 1 और 1 11 तो नहीं बल्कि 11.5 जरूर बन सकते हैं। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वोट शेयर था सिर्फ 10% और राज ठाकरे की एमएनएस को सिर्फ 1.5% वोट मिले थे। अगर इन दोनों को मिला लिया जाए 10% और 1.5% को, तो मिलकर इनका वोट शेयर हो जाता है 11.5%, जबकि बीजेपी अकेले का वोट शेयर है लगभग 26.7%। आप सोचिए, एक तरफ बीजेपी है जो 26.7% के वोट शेयर पर है और एक तरफ ये दोनों हैं जो मिलकर भी 11.5% पर हैं। अगर ये दोनों भाई मिल भी जाते हैं तब भी बीजेपी का वोट शेयर इनसे लगभग 2.5 गुना ज्यादा रहेगा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का वोट शेयर है 12.5%, अजीत पवार की एनसीपी का वोट शेयर है 9.1% और शरद पवार की एनसीपी का वोट शेयर है 11.4%, जबकि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर वहां पर है 12.4%। 2024 में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने
एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और ये चुनाव हार गए थे। जबकि महायुति गठबंधन में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और ये गठबंधन चुनाव जीत गया था और अब इन्हीं की सरकार है। शिवसेना के अब तक 3 टुकड़े हो चुके हैं। पहला हिस्सा उद्धव ठाकरे के पास है, दूसरा हिस्सा राज ठाकरे के पास है और तीसरा हिस्सा एकनाथ शिंदे के पास है। और अगर उद्धव और राज ठाकरे मिल जाते हैं तो ये महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता वाली क्षेत्रीय पार्टियों में वोट शेयर के हिसाब से दूसरे नंबर की पार्टी तो बन सकती है, लेकिन चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर करना दोनों भाइयों के लिए अब भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। वर्ष 1966 में बाल ठाकरे ने मराठी अस्मिता को मुद्दा बनाकर शिवसेना की स्थापना की थी। अगले ही साल 1967 से शिवसेना ने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। वर्ष 1978 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना को सिर्फ 1.8% वोट मिले थे, सिर्फ 1.8, और तब वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। शिवसेना की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन के बाद ही शिवसेना महाराष्ट्र में एक बड़ी ताकत बनी। वर्ष 1989 में बीजेपी और शिवसेना ने पहली बार गठबंधन में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना शुरू किया और अगले 25 वर्षों तक यानी 2014 तक बीजेपी और शिवसेना दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े। वर्ष 1995 में जब बाल ठाकरे का प्रभाव अपने शीर्ष पर था तब भी शिवसेना की 73 सीटें ही आई थीं और उसका वोट शेयर था 16.4%। कुल मिलाकर शिवसेना का चुनावी इतिहास यह बताता है कि अपने चरम पर रहते हुए भी शिवसेना कभी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो अपने दम पर अकेले सरकार बना ले। और आज ये दोनों भाई भले ही एक बार फिर से मराठी अस्मिता का कार्ड खेल रहे हों, लेकिन बाल ठाकरे के दौर में भी मराठी अस्मिता कार्ड के बाद भी शिवसेना कभी स्थिति में नहीं पहुंच पाई कि अकेले अपने दम पर वो सरकार बनाए। वैसे उद्धव और राज ठाकरे के सामने एक नहीं बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ जाते हैं तो महाविकास आघाड़ी का क्या होगा। इस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। क्या कांग्रेस राज ठाकरे को स्वीकार करेगी? अब तक राज ठाकरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक के तौर पर देखा जाता है। वो समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यहां यह भी है कि उद्धव और राज ठाकरे की रैली में एनसीपी के शरद पवार गुट की नेता और शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सूले तो मौजूद थीं, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नहीं था। दूसरी चुनौती यह है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के पारंपरिक कट्टरवादी हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़कर मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण वाले धर्मनिरपेक्षता के खेमे में अब उद्धव ठाकरे जा चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसको काफी हद तक डाइल्यूट कर लिया है। अब वो पुरानी शिवसेना जैसे नहीं दिखते। अब वो धर्मनिरपेक्ष बन चुके हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण में विश्वास करने लगे हैं। अब अगर वो राज ठाकरे के साथ दिखाई देंगे तो उनकी इस नई धर्मनिरपेक्ष छवि का क्या होगा। और यह भी हो सकता है कि वो ना यहां के रहें और ना वहां के रहें। शिवसेना की जो विचारधारा थी, उनके पिता की जो विचारधारा थी हिंदुत्व को लेकर, उसे उन्होंने छोड़ दिया और कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली विचारधारा को उन्होंने अपना लिया। अब वो दोबारा से राज ठाकरे की तरफ अगर जाएंगे और दोनों एक साथ दिखाई देंगे तो फिर उस विचारधारा का क्या होगा और क्या वोटर इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होगा। एक और बड़ी बात यह कि मराठी वर्सेस हिंदी भाषा की लड़ाई में उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बिहार के लोग भी हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव इसी साल नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस उद्धव और राज ठाकरे के साथ आकर बिहार में इतना बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाना चाहेगी? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बिहारियों की पिटाई एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और ठाकरे बंधुओं के लिए मुंबई और महाराष्ट्र में गैर मराठी, गुजराती और उत्तर भारतीयों का बढ़ता प्रभाव भी एक बड़ी चुनौती है। अब जमाना बदल चुका है। 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 68% लोग मराठी बोलते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में गुजराती और उत्तर भारतीय एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर कर आए हैं, जिन्हें बीजेपी के परंपरागत वोटर और हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थक माना जाता है। ऐसे में मराठी अस्मिता कार्ड से उद्धव और राज ठाकरे को गैर मराठी वोटों के नुकसान का खतरा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होने के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना
और बीजेपी महाराष्ट्र में इस हिंदू वोट बैंक को पहले से ही अपने पक्ष में ले चुके हैं। उद्धव और राज ठाकरे के लिए बचा क्या है? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को अब यह बात समझनी होगी कि वक्त के साथ साथ राजनीति की इस दरिया में बहुत पानी बह चुका है। यह 2005 नहीं, यह 2025 है। 20 साल पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का बहुत भारी भरकम वजूद हुआ करता था, लेकिन अब वो बात नहीं रही। ऐसे में ठाकरे बंधु सिर्फ मराठी अस्मिता के नाम पर अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल ठाकरे भाइयों के पास करो या मरो की स्थिति है। उन्हें अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है, इसलिए उनके पास एक दूसरे के साथ मिलकर चलने के अलावा और कोई विकल्प अभी बचा नहीं है। अब बात है वोटर की, जो हर रोज आने वाले समय में इन्हें टीवी पर देखेगा, अपने सोशल मीडिया पर देखेगा, अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देखेगा दोनों भाइयों को, और फिर उन्हें यह तय करना है कि उन्हें राजनीति की ये जोड़ी पसंद आ रही है या नहीं। राजनीति की ये जो नई फिल्म आएगी, ये सुपरहिट होगी या फ्लॉप हो जाएगी। अब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के एक बयान के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि इस पर एक बहस शुरू हो गई है कि पाकिस्तान की सरकार का असली प्रवक्ता कौन है और पाकिस्तान में किसकी चलती है, आतंकवादियों की, सरकार की, या बिलावल भुट्टो जैसे नेताओं की, या फिर सेना की। तो आज हम आपके लिए इस सवाल को डिकोड करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुक्रवार को एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू दिया और कहा कि पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते अगर भारत अदालत में गवाह, दस्तावेज और सबूतों के आधार पर यह साबित कर देता है और सहयोग करता है तो पाकिस्तान आतंकवादियों के प्रत्यर्पण पर विचार कर सकता है, ऐसा बिलावल भुट्टो ने कहा। बिलावल भुट्टो के बयान के बाद लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने कहा कि बिलावल भुट्टो के बयान की वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। तलहा सईद खुद भी एक घोषित आतंकवादी है। भारत ने अप्रैल 2022 में तलहा सईद को एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया था। बिलावल ने जो बातें की, भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की, पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मजम्मत करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सईद हफ़िज़हुल्लाह का किरदार पाकिस्तान की खिदमत, हिफाजत और दिफा के हवाले से हमेशा रहा है। उनका कोई अमल भी रियासत पाकिस्तान के बरअक्स नहीं रहा। तलहा सईद का कहना है कि उसके पिता हाफिज सईद पाकिस्तान की कौम के लिए काम करते हैं, जबकि असलियत यह है कि हाफिज सईद 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। 10 दिसंबर 2008 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने हाफिज सईद को एक डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। भारत सरकार ने कई बार आतंकवादी हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान को डोजियर दिए हैं, सबूत दिए हैं, गवाह दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हाफिज सईद को कभी भी भारत को सौंपने की बात नहीं कही। हाफिज सईद टेरर फंडिंग केस में वर्ष 2022 से पाकिस्तान में जेल की सज़ा काट रहा है। तो सवाल यह है कि क्या बिना सबूत के पाकिस्तान की अदालत ने हाफिज सईद को ये सज़ा दी है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की कस्टडी में है। मुंबई हमलों के मामले में अमेरिका से प्रत्यर्पण करके यहाँ भारत लाए गए तहव्वुर राणा ने एनआईए की पूछताछ में ये बताया है कि लश्कर-ए-तैयबा और उसके संस्थापक हाफिज सईद का मुंबई हमलों में सीधा हाथ था और ये आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। तलहा सईद की प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान में आज भी आतंकवाद का तंत्र जीवित है और कट्टरपंथ की पकड़ वहां बहुत मजबूत है। जब हाफिज सईद का आतंकवादी बेटा तलहा सईद आतंकवाद के खिलाफ बिलावल भुट्टो के बयान को पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए बदनामी बता रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वहां की स्थिति क्या होगी। हालांकि बिलावल भुट्टो का खुद का परिवार आतंकवाद और पाकिस्तान के कट्टरवाद का शिकार रहा है। अब आप सोचिए कि बिलावल भुट्टो का जो पूरा परिवार है
वो कैसे आतंकवाद की भेंट चढ़ा। लेकिन फिर भी आज बिलावल भुट्टो ऐसा लगता है कि आतंकवादियों के साथ ही खड़े नजर आते हैं। उनकी मां बेनजीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही। पहली बार 1988 से 90 तक, दूसरी बार 93 से 96 तक। वर्ष 2007 में 27 दिसंबर को रावलपिंडी में उनकी पार्टी की रैली के दौरान एक आतंकवादी हमले में बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो वर्ष 1971 से 73 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे, फिर 73 से 77 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे और 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन फेयर प्ले के तहत जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट किया, उन्हें गिरफ्तार करके रावलपिंडी जेल में बंद कर दिया और 4 अप्रैल 1979 को उन्हें हत्या के एक मामले के लिए फांसी दे दी गई। यह है बिलावल भुट्टो के परिवार का इतिहास। बिलावल भुट्टो और तलहा सईद की बयानबाजी से यह सच सामने आ चुका है कि पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी का नेता, एक पूर्व विदेश मंत्री, अगर आतंकवादियों के खिलाफ कभी कोई बयान दे भी देता है, चाहे उसने ये बयान गलती से दिया हो या फिर इस मंशा से दिया हो कि इस बयान का कोई मतलब नहीं, तो भी पाकिस्तान की जमीन पर ही वहां के कट्टरपंथी उसे अपना दुश्मन घोषित कर देते हैं। और इससे यह साफ है कि पाकिस्तान की सरकार सिर्फ एक मुखौटा है, असल ताकत किसी और के हाथ में है। पाकिस्तान में सत्ता का संतुलन 3 ध्रुवों में बटा हुआ है। पहला है वहां का राजनीतिक नेतृत्व, जो दुनिया को दिखाने के लिए लोकतंत्र और शांति की बात करता है। दुनिया को दिखाने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। फिर सेना जिसे चाहती है उसे चुनाव जितवा देती है, जिसे चाहती है उसे हरा देती है। तो ये दुनिया को दिखाने का एक चेहरा है कि पाकिस्तान में एक चुनी हुई सरकार है, वहां पर एक प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, मंत्रालय भी हैं, सब काम हो रहा है। तो एक तो ये उनका मुखौटा है जो कि झूठ है। दूसरा, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जो आतंकवाद और आतंकवादियों को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट मानती है, यानी रणनीतिक संपत्ति की तरह उनका पालन पोषण करते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है कट्टरपंथी संगठन, आतंकवादी संगठन जो सरकार को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटते। अब बड़ा सवाल यह है कि अब बिलावल भुट्टो ने यह बयान क्यों दिया और अब ऐसा क्या बदल गया और उनके बयान को कितनी गंभीरता से लिया जाए। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया था। तब बिलावल भुट्टो ने ही यह बयान दिया था कि सिंधु हमारी है और हमारी रहेगी, या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। और बिलावल ने यह भी कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया तो युद्ध होगा। अब वो आतंकवादियों के प्रत्यर्पण की बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये एक फेस सेविंग एक्सरसाइज से ज्यादा कुछ नहीं। जब तक पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों की स्टेट फंडिंग बंद नहीं होती, पाकिस्तान की सेना की छत्र छाया में पल रहे जिहादी नेटवर्क को खत्म नहीं किया जाता और पाकिस्तान सरकार के वास्तविक के जो बयान है वो वास्तविक कार्रवाई में नहीं बदलते, तब तक ऐसे किसी भी बयान पर हम विश्वास नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ड्रामा ही माना जा सकता है, वास्तविकता नहीं। हाफिज सईद और मसूद अजहर के प्रत्यर्पण का बयान एक रणनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं, और इसे आप इस उदाहरण से समझिए। 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की सेना के कैप्टन इम्तियाज मलिक और कैप्टन करनाल शेर खान मारे गए थे। भारत सरकार ने 12 जुलाई 1999 को उनके शवों को पाकिस्तान को सौंपने की जानकारी दी। पाकिस्तान सरकार ने अपनी ही सेना के इन अधिकारियों को पहचानने से इनकार कर दिया, ये मानने से इनकार कर दिया कि ये पाकिस्तानी सेना के लोग हैं। पाकिस्तान को अपने इन अधिकारियों की पहचान के बारे में पूरी जानकारी तो थी, लेकिन वो इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि कारगिल युद्ध में उनकी सेना की भूमिका तब दुनिया को पता चल जाती। तो पाकिस्तान क्या कहता था कि कारगिल में जो कुछ हो रहा है वहां पर उनकी सेना नहीं है, बल्कि सिर्फ भारत का विरोध करने वाले आतंकवादी ही उस युद्ध में लड़ रहे हैं, हमारी सेना वहां पर मौजूद नहीं। अब पाकिस्तान के ही फील्ड मार्शल असीम मुनीर 26 साल बाद उन्हीं कैप्टन करनाल शेर खान को शहीद बता रहे हैं और निशाने हैदर का मेडल उन्हें दिया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए, यह है पाकिस्तान। कारगिल युद्ध के दौरान कह दिया कि ये हमारे सिपाही नहीं, ये हमारे फौजी नहीं, हम इनके शव भी नहीं लेंगे, और अब 2025 में उन्हें अचानक से अपने इन लोगों की याद आ जाती है। अब उन्हें मेडल दिए जा रहे हैं और उन्हें शहीद कहा जा रहा है।
अब हम रफाल फाइटर जेट के खिलाफ देश के दुश्मनों का साथ देने वाले सबूत गैंग को आपके लिए डिकोड करेंगे। फ्रांस के मिलिट्री और खुफिया अधिकारियों ने यह दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया और रफाल फाइटर जेट की क्षमता पर सवाल उठाए, रफाल के बारे में दुनिया को गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। फ्रांस की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेशी दूतावासों में मौजूद मिलिट्री डिप्लोमेट्स ने रफाल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, रफाल की छवि को खराब करने की कोशिश की। फ्रांस का दावा है कि चीन ने उन देशों को प्रभावित करने की कोशिश की जो रफाल फाइटर जेट खरीदना चाहते थे या इसके बारे में सोच रहे थे। इसका एक उदाहरण है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और फ्रांस के बीच वर्ष 2022 में 42 रफाल फाइटर जेट्स की डील हुई थी। अब इंडोनेशिया 12 से लेकर 24 रफाल जेट और खरीदना चाहता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद चीन ने एक प्रोपेगेंडा फैलाकर इंडोनेशिया को प्रभावित करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि रफाल जो प्लेन है ये ओवर हाइप्ड है, ये अच्छा प्लेन नहीं है और चीन के फाइटर जेट्स ने इसे मार गिराया। ये गलतफहमी दुनिया भर में उसने फैलाने की कोशिश की, लेकिन चीन इसमें सफल नहीं हुआ। अब चीन के रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को अफवाह बताकर खारिज तो कर दिया है, लेकिन फ्रांस का यह दावा है कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर रफाल फाइटर जेट की इमेज खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई, फेक पिक्चर्स, फेक तस्वीरें उन्होंने डाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई तस्वीरें और वीडियो गेम्स की फुटेज का भी इस्तेमाल किया। और फ्रांस के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान 1000 से ज्यादा नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए गए, जिस पर चीन की टेक्नोलॉजी को, चीन के हथियारों को, चीन के फाइटर जेट्स को बेहतर साबित करने के दावे किए गए। पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महीनों पुराने फुटेज शेयर किए और ये बार बार दावा किया कि रफाल जो फाइटर जेट है इन्हें गिरा दिया गया है और जो चीन के फाइटर जेट हैं वो इन पर भारी पड़े हैं। अब सोचिए, रफाल के खिलाफ चीन और पाकिस्तान तो दुष्प्रचार कर ही रहे थे, लेकिन हमारे अपने देश का क्या? हमारे देश में मौजूद सबूत गैंग भी चीन का पूरा साथ दे रहा था। अब आप समझिए कि रफाल पर भ्रामक दावों की जो खबरें आ रही थी, सवाल उठाए जा रहे थे, जब सबूत मांगे जा रहे थे, यह कहा जा रहा था कि पहले भारत ये बताए कि उसके कितने फाइटर जेट्स गिरा दिए गए हैं, पहले भारत की सेना ये बताए कि उसका कितना नुकसान हुआ है। ये सारे लोग किसकी टीम में खेल रहे थे? अब आप समझ जाइए। ये सारे लोग असल में चीन का फायदा करना चाहते थे और चीन पूरी दुनिया को जो गलतफहमी में डाल रहा था, ये चीन के लिए काम कर रहे थे और चीन के साथ खड़ा था पाकिस्तान। अब आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे देश में न जाने कितने ऐसे यूट्यूबर्स थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, कितने सारे ऐसे पत्रकार भी थे और विपक्ष के नेता थे जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी सुई एक ही बात पर अटकी थी कि पहले ये बताइए कि भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरा दिए गए हैं। ये सारे लोग साबित करना चाहते थे कि भारत कमज़ोर हो गया और चीन और पाकिस्तान की जो टीम है ये जीत गई। आपको याद होगा, हाल ही में भारतीय सेना के जो एक बड़े अधिकारी हैं, डिप्टी आर्मी चीफ जो हमारे हैं, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि भारत जब लड़ रहा था तो भारत 3 देशों से एक साथ लड़ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा था, पाकिस्तान को चीन से हर संभव मदद मिल रही थी, हथियारों से मदद मिल रही थी, उनके सैटेलाइट से मदद मिल रही थी और तुर्की भी मदद कर रहा था। और इन तीनों की मदद कौन कर रहा था? हमारे देश का सबूत गैंग। आपने नोट किया होगा, हम अक्सर अपने शो के आखिर में आपको एक कहानी सुनाते हैं। आज हम आपको भारत के क्रिकेटर आकाशदीप की सफलता और मेहनत की कहानी सुनाएंगे। जो लोग थोड़ी सी मुश्किलों से परेशान होकर घबरा जाते हैं, छोटी छोटी चुनौतियों पर हार मान जाते हैं, आज उन सभी लोगों को, खास तौर पर युवाओं को, आकाशदीप की ये कहानी देखनी चाहिए। 1996 में बिहार के सासाराम जिले में एक बहुत ही साधारण से परिवार में आकाशदीप का जन्म हुआ। आकाशदीप के पिता एक स्कूल टीचर थे और आकाश ने बचपन में ही क्रिकेट को अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद बना लिया था। हालांकि आकाश के पिता चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी करें, जैसे कोई भी पिता चाहते हैं हमारे देश में। 2015 में आकाशदीप के पिता की मृत्यु हो गई और उस समय आकाश की उम्र सिर्फ 19 साल थी। पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद
आकाश के बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। पहले पिता की मौत और फिर पिता समान बड़े भाई की मौत की वजह से आकाश टूट गए थे, लेकिन उन्होंने खुद को और अपने परिवार को संभाला। पारिवारिक मजबूरियों की वजह से आकाश ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। उनके सपने टूटने लगे। 3 वर्षों तक आकाश क्रिकेट से दूर रहे, जो कि उनका सबसे बड़ा सपना था, लेकिन उनकी मां और बड़ी बहन उन्हें हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें हौसला देती रही। बिहार में 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद 12वीं कक्षा के बाद आकाश पश्चिम बंगाल चले गए। पश्चिम बंगाल में क्रिकेट के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पैसे की कमी को पूरा करने के लिए आकाशदीप टेनिस बॉल के क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने लगे, थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे। कोलकाता में उनकी मुलाकात हुई भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से, और फिर शमी ने आकाशदीप के खेल को और सुधारा, उसे और चमकाया। और 2019 में आकाशदीप को बंगाल की तरफ से पहला प्रथम श्रेणी मैच खेलने का मौका मिला। फिर वर्ष 2019 और 20 में रणजी ट्रॉफी में 35 विकेट लेकर आकाशदीप ने शानदार वापसी की। अपने पिता और भाई की मृत्यु के महज 4 वर्षों के बाद आकाश ने क्रिकेट में एक शानदार कमबैक किया। 2022 में आकाश आईपीएल के लिए चुने गए और अब 2025 में आकाशदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ इतिहास रच दिया है। लेकिन आकाशदीप के जीवन में एक नई चुनौती आ गई जब उनके परिवार को यह पता चला कि उनकी बड़ी बहन कैंसर से पीड़ित हैं, और इसीलिए आकाश ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 10 विकेटों के अपने बॉलिंग स्पेल को अपनी बहन को समर्पित किया। और वो बहन जो आज भी कैंसर से संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि आकाश उन्हें खुशी देना चाहते हैं। आकाशदीप ने कहा कि मेरी बहन को मेरा प्रदर्शन अच्छा लगेगा और वो ये देखकर बहुत खुश होंगी। आकाश की बहन अखंड ज्योति सिंह अपने भाई की सफलता से बहुत खुश हैं और वो कहती हैं कि अपने कैंसर की बीमारी को वो कुछ समय के लिए अपने भाई की सफलता के सामने भूल गई। आकाश ये मेरे लिए समर्पित किया, बहुत गौरवान्वित हूँ कि अपना सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट मेरे को समर्पित किया है। आकाश बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि विकेट लिए, 10 विकेट लिए, इंडिया के लिए खेले। हम बहुत खुश हैं, इसी में बहुत खुश हैं हम। अपना दुख बिल्कुल याद नहीं आता उस समय जब लिए विकेट, तो मेरे को उस समय थोड़ा सा भी दुख नहीं था। यहाँ पे जब भी मैच चलता है उनके 5 डेज इनका अखंड दीप जलता रहता है घर में उनके लिए कि अच्छे विकेट ले, अच्छे इंडिया के लिए करे। मेरा तो मतलब सपना था कि इंडिया टीम में जाए। आकाश ऐसे ही 10-10 विकेट लेते रहे और जो भी सपना पूरा किया आकाश। ऐसे ही खेलते रहे इंडिया के लिए। आकाशदीप एक खिलाड़ी है, आकाशदीप एक क्रिकेटर है, लेकिन ये जो कहानी हमने आपको सुनाई है ये क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये खेल की कहानी नहीं है, ये एक युवा की कहानी है। और इसे खेल की कहानी मत मानिएगा, क्योंकि आज हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जितने भी परिवारों में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो हमें देख रहे हैं, आज उन्हें आकाशदीप से प्रेरणा लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जीवन में सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। संघर्ष करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। और आज आकाशदीप ने भी बिल्कुल वही किया। संघर्षों से भरा जीवन है, आसानी से कुछ नहीं मिलता, लेकिन आप चाहें तो जब आप अगली बार निराश होने लगें, थकने लगें, तो आकाशदीप की ये कहानी आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और दुनिया में खुशी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं हो फिर भी आप दूसरों को दे सकते हैं। नमस्कार।